स्विमिंग पूल विश्लेषण और मूल्यांकन। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ से शुरू करते हैं कहानी। स्विमिंग पूल कहानी का प्रतिपाद। असगर ने अपनी कहानी के माध्यम से आगाह किया है कि वीआईपी का सच अब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं, भ्रम जाल से जल्द ही टूटेगा। जनता जागेगी और जब उसका सच से सामना होगा तो कुर्सी हिलेगी ही, कुर्सी तो हिलेगी ही, व्यवस्था तो बदलेगी ही। स्विमिंग पूल में परंपरागत ढर्रे का कोई नायक नहीं, कोई खलनायक नहीं। समय और युग ही इस कहानी के पात्र है, परिवेश भी है, प्रतिपाद भी है, कथ्य भी है। इसीलिए असगर की कहानियों को कहानी के परंपरागत मानदंडों से नहीं माप सकते। वहाँ तो परंपरा से कुछ गृहीत है ही नहीं, सब कुछ समकालीन समय और युग से अभिप्रेरित और संचालित है। कहानी के पूर्वार्ध में जहाँ जहालत का जिक्र है, वहीं कहानी के उत्तरार्ध और अंत में उस सच का पर्दाफाश करता है जो धुंध के पीछे छिपा आश्वासनों और वादों का ब्रह्मजाल टूटते हैं। जो भयावह दृश्य सामने आते वह किसी को भी सन्न कर सकता है। जिस वीआईपी पर देश का पूरा दारोमदार है, वह नाला साफ कराने के बदले नाली में ही तैर रहा है, मानो स्विमिंग पूल में तैर रहा है। यह सच किसी को भी हतप्रभ कर सकता है। यह सच सपनों के टूटने का सच नहीं है, बल्कि पाले हुए भ्रम का बिखरना है। कहानी का अंतिम अंश पढ़ें और फिर गौर करें। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट कर आया तो पत्नी ने बताया कि उन्होंने नाले में बहुत से फूल बहते देखे हैं। मैंने कहा किसी ने फेंके होंगे। इस घटना के 2-4 दिन बाद पत्नी ने बताया कि उन्होंने नाले में किताबें बहती देखी हैं। सुनकर मैं डर गया, लगा शायद पत्नी का दिमाग हिल गया, लेकिन पत्नी नॉर्मल थी। फिर तो पत्नी ही नहीं, मोहल्ले और लोग भी नाले में तरह तरह की चीज़ें बहती देखने लगे। किसी दिन जड़ से उखड़े पेड़, किसी दिन चिड़ियों के घोंसले, किसी दिन टूटी हुई भानाई। एक दिन देर से रात घर आया तो पत्नी बहुत घबराई हुई लग रही थी। बोली, आज मैंने वीआईपी को नाले में तैरते देखा। वो बहुत खुश लग रहे थे, नाले में डुबकियां लगा रहे थे, हंस रहे थे, किलकारियां मार रहे थे, उछल कूद रहे थे, जैसे लोग स्विमिंग पूल में करते हैं। पहले नाले में फूल बहते देखा, कोई बात नहीं, नाले में उपयोग किए गए फूल तो फेंक ही दिए जाते। हालांकि फूल को नाले में फेंका जाना ना तो पर्यावरण की दृष्टि से उचित है और न संवेदना के स्तर पर। नाले में फूल को फेंका जाना सांस्कृतिक गिरावट की पहली निशानी है। यह खतरे की घंटी थी जो अनसुनी रह गई। किसी ने फेंके होंगे, जैसे जुमले आने वाली आफत को टालने जैसा है। हम अपने आसपास जब कूड़ा का ढेर देखते हैं तो आंखें मूंद लेते हैं, फिर छुपा लेते हैं। सड़क पर गिरे किसी घायल को देखकर आंखें मूंद लेते हैं कि कहीं इसे अस्पताल न पहुंचाना पड़े, हमें किसी पचड़े में न फंसना पड़े और हम सुरक्षित रहे। यही भावना हम सबको संचालित कर रही है। इसके बाद यह हमारी आदत बनती जाती है और सड़क पर किसी पर होते अत्याचार पर से भी आंखें मूंदने लगते हैं। सांस्कृतिक गिरावट का यह विकट रोग है। आंखें बंद करना अपने आप में एक संक्रामक रोग है जो गांधी जी के बंदरों का विकृत रूप है। यह आने वाले संकट के लिए रास्ता बनाता है। सांस्कृतिक अस्मिता संकट में पड़ती है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अधपतन का यह बीजवपन है। कुल मिलाकर राष्ट्र का अधोगति का आगाज है। तो फिर क्या हुआ? जो नाले में किताबें बहती दिखी। जब किसी भी देश को रीढ़हीन बनाना हो तो सबसे पहले वहाँ के ज्ञान के स्रोत पर हमला होता है। बुद्धिजीवियों को कुंठित किया जाता, डराया धमकाया, आतंकित किया जाता, मारा जाता है, यंत्रणाएं दी जाती है। अधिनायकवादी शासन सबसे पहले प्रतिरोध को दबाता है और उन्हें किताबों से बड़ा डर लगता है। सनद रहे कि अधिनायक, सैनिक या तानाशाही शासन सबसे पहले किताबों को ही स्वीकार करता है, क्योंकि उन्हें किताबों से डर लगता है। इसलिए शासक अपनी मनमर्जी की किताबें बनवाता है और पूरे देश को अपने रंग में रंगता है। सबसे पहले वह उन किताबों को नष्ट करता है जो उनकी नीतियों से अनुरूप नहीं होती। कट्टरपंथी और सांप्रदायिक ताकतें भी किताबों से बहुत डरती हैं, इसीलिए वे प्रतिरोधी किताबों को नाले में बहा देती हैं और अपनी किताबें बनाती हैं। किताबों का बहाना उस संस्कृति अवमूल्यन की ओर इशारा करता है जिसमें हम अपनी परंपरा, अपने ज्ञान, अपनी भाषा, मूल्य आदि की तिलांजलि दे। पश्चिमी सभ्यता द्वारा आरोपित ज्ञान की सूचना आदि जो मीडिया के मार्फत हमारे जहन में रोपी जा रही है को तरजीह देते हैं। किताबों का मार्ग से हटकर टेलीफोन पर
पर ऐसे मनोरंजन पेश किए जाते हैं जो हमारा दिमाग कुंद कर देते हैं। हमारी संरचनात्मकता तिल तिल कर मृत होती जाती है और हम इतने संवेदनशील होते जाते हैं कि किताबों के बहाने संवेदनहीन होते जाते हैं कि किताबों के बहने का जिक्र करने वालों को सनकी मानते हैं, क्योंकि सच से भागना हमारी आदत में शुमार हो गया। अब हम सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं। सांस्कृतिक आक्रमण हमारे ऊपर इस कदर हुआ है कि अब हम भी उनकी ही भाषा बोलने लगे हैं जो हम पर काबिज हो रहे हैं। यानी जब कोई राष्ट्र कौम संस्कृति दूसरे राष्ट्र कौम और संस्कृति पर काबिज होना चाहती है तो पहले पराजित कौम की किताबें नाले में बहाई जाती है। अस्तु नाले में किताबों का बहना राष्ट्र पर फैले रहे गुलामी के संकट के खतरे की घंटी है। कहानी का अंतिम दृश्य आतंक पैदा करता है, किरण पैदा करता है। मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता जो विस्तार से कहा गया है वह इस कहानी में अपनी लघुता में संपूर्णता के साथ उपस्थित है, पर आतंक वही होता है जो अंधेरे में पढ़ने से होता है। कहानी का अंतिम दृश्य में पढ़े जब मूल्यहीनता ही समाज राष्ट्र का मूल्य बन जाए तो समाज और राष्ट्र भी गंदे नाले से बज बजाने लगे हैं और उसी में सबको आनंद भी आने लगे। स्विमिंग पूल में तैरने का तो समझ ले हम गुलाम हो चुके। कानून के रक्षक, संविधान के निर्माता और खैर ख्वाह भी ही जब सभी प्रकार के अपराधों में संलग्न हो तो चौकन्ना और डरना लाजमी है। संसद में बैठने के हकदार वीआईपी जब खुद सीधे सीधे आरोपित बन रहे हैं तो ऐसा ही लगेगा ना कि गंदे नाले में आनंद ले रहे हैं। गंदे नाले में जन्म लेने वाले कीड़ों के मानिंद हो गए हैं ये वीआईपी जो आप नरक में डूब ही रहे हैं, पूरे देश और समाज को भी डुबा दे रहे हैं। अधोपतन इस कहानी को पढ़ते वक्त शतरंज के खिलाड़ियों और राग दबारी की भी याद आती। शतरंज के खिलाड़ी में राजा के बंदी बना लिए जाने के बावजूद जनता खामोश है। स्विमिंग पूल में उन सब स्थितियों से पार हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, राष्ट्र के निर्माता सब नाले में तब्दील हो गए। सब कुछ नाले में बहते देखा जा सकता है। वीआईपी इस नाले में खुश है तो फिर क्या बचा है। आओ हम मिलकर नाले की स्तुति करें, गुणगान करें और नाली में हो जाए। पर ऐसा कहानी में नाले में सब कुछ बहता दिखाया। जनता अभी भी उस नाले को साफ करने के लिए कटिबद्ध है। बस भ्रम टूट रहा है कि कोई वीआईपी आकर इस नाले को साफ कराएगा। वीआईपी नाले में बहते देख सारे भ्रम टूट जाते हैं। अचंभा होता है, ठेस पहुंचती है, विश्वास को धक्का लगता है। पर इस भ्रम का टूटना एक ऐसा मोड़ है जिसके बाद जनता अपना रास्ता खुद तय करती है। तब क्रांति आती है, समाज बदलता है। जब तक जनता की आंखों पर पट्टी बंधी होती है तब तक वह उम्मीद टकटकी लगाए रखती है और ये उम्मीद टकटकी यथास्थिति कायम रखती है। पर जैसे ही उम्मीद का बुलबुला फूटता है तब अंदर से आक्रोश पैदा होता है और यह कहानी आक्रोश पैदा होने के ठीक पहले की कहानी है। कहानी का कोई अंत नहीं है, कोई इशारा नहीं, कोई बयान नहीं, बस हृदय है जिसके जरिए भविष्य का परिदृश्य साफ नजर आता है। अब पढ़ेंगे बायोडाटा विश्लेषण और मूल्यांकन।